हाय गाइस, मैं टोटल प्रिपरेशन से अर्चना सिंह। टोटल प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सबसे करंट का टॉपिक जो है अभी हाल में चर्चा में रहा है SCO, संघाई सहयोग संगठन। ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि 23rd समिट जो है वो भारत की प्रेसिडेंसी में अभी हाल में किया गया है, आयोजित किया गया है। तो इसके बारे में ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि G20 की समिट का जब डिक्लेरेशन हुआ था उसके बाद प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन 2 बार पूछे जा चुके हैं। तो चांसेस है कि इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बने और मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको बहुत अच्छे से तैयार करें प्री और मेंस के प्रोस्पेक्टस से। अगर हम देखें इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी सबसे पहले कि SCO है क्या, SCO क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, SCO का विजन क्या है, जो इसमें हम कवर करेंगे जो टॉपिक वो हम आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसके बारे में। SCO का विजन क्या है, भारत के लिए कहाँ तक प्रासंगिक है, भारत के लिए इसकी प्रासंगिकता, SCO के जो चैलेंजेस हैं वो यानी चुनौतियाँ, और जो भारत ने अभी हाल में जो कंडक्ट किया है समिट उसमें जो दिल्ली डिक्लेरेशन घोषित किया गया है उसकी क्या क्या सफलताएं हैं, क्या उसमें घोषणा की गई है और क्या असफलताएं हैं। तो दिल्ली घोषणा पत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। दिल्ली घोषणा पत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। SCO क्या है, अगर सबसे पहले हम देखें कि SCO है क्या। SCO जो है 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का एक ऐसा संगठन है जो आर्थिक, सामरिक और भू राजनैतिक मुद्दों पर आपसी समन्वय और साझा संबंध स्थापित करते हैं। तो मेनली इसी के लिए काम करता है SCO जो है। दूसरी बात ये इसमें ध्यान रखना है कि मध्य एशिया के कुछ देश हैं और 4 देश इधर जो पश्चिम एशिया और पश्चिम एशिया के हैं। फिर इसकी स्थापना कब हुई थी इसके बारे में हम कुछ डिटेल्स देखते हैं। इसकी स्थापना सबसे पहले 1996 में संघाई 5 के नाम से इसकी नींव पड़ी। संघाई 5 के नाम से इसकी नींव पड़ी, ठीक है। जो संस्थापक देश थे वो 5 देश थे, इसलिए इसे संघाई 5 के नाम से जाना गया। वो 5 देश कौन कौन से थे, चीन था, रूस था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और तजाकिस्तान। ये संस्थापक देश थे, इसलिए क्लियर कर रहे हैं ये संस्थापक देशों के बारे में क्योंकि हो सकता है कहीं पूछ ले कि सिर्फ संघाई 5 के संस्थापक देश बताइए। उसके बाद 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हो गया। उज्बेकिस्तान शामिल हो गया तो संघाई 5 हट गया, संघाई सहयोग संगठन के नाम से इसको जाना गया। और 2017 में भारत और उसके साथ साथ भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, इन दोनों को सदस्यता दी गई। तो अभी जो कुल है वो 8 मेंबर हैं इसमें। बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नोट इसलिए करा दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि PYQs में कभी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा कि तुर्कमेनिस्तान क्या इसमें है, तो ध्यान रखना कि ये नहीं है क्योंकि तुर्कमेनिस्तान नहीं है लेकिन तजाकिस्तान है। यानी कि ऐसे याद करना, अगर हमें ऐसे याद कर लेना 2 का कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। तजाकिस्तान ये 3 देश हो गए, रूस, चाइना, भारत और पाकिस्तान। ये याद करने में भी इजी गोइंग हो जाएगा आपको। इसकी स्थापना हुई, इसमें अगर हम देखें कितने देश हो गए। ऑब्जर्वर स्टेटस की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ ऑब्जर्वर स्टेटस वाले अगर हम कंट्रीज़ पे ध्यान कुछ
इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक बार सदस्य देश फिर से हम क्लियर करवा देते हैं, ऐसे कर लीजिए। फटाफट कर लीजिए। रूस, चीन, इस सीक्वेंस में रखिएगा। रूस, चीन, भारत। रूस, चीन कैसे? क्योंकि अभी अभी गठबंधन बन रहा है, तो इनको याद रखिएगा कि भारत, पाकिस्तान, उसके बाद कजाकिस्तान, 2 का से ध्यान रखिएगा। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर उसके बाद तजाकिस्तान, और उज़्बेकिस्तान। थोड़ा हम अभी पीछे 22वें समिट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं हम आप लोगों को। जो 22वां समिट हुआ था, 22वां समिट ये 2022 में हुआ था, ठीक है। 2022 में हुआ था, उज़्बेकिस्तान में हुआ था। समरकंद एक सिटी है उज़्बेकिस्तान का, जहाँ पे हुआ था। तो उज़्बेकिस्तान डिक्लेरेशन पारित किया गया था, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके तहत 2022-23 के लिए सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया, जिसका उद्देश्य था पर्यटन और साझा संस्कृति को बढ़ावा देना। तो इस वजह से थोड़ा सा ये हो सकता है क्वेश्चन कहीं पीसीएस में, या हो सकता है कहीं पूछ लिया जाए कि किस डिक्लेरेशन के थ्रू किया गया था। तो इस जो है कौन सा, समरकंद घोषणा पत्र, समरकंद घोषणा पत्र, यानी समरकंद डिक्लेरेशन, ठीक है। इसके तहत ही वाराणसी को नोट कर दे, क्या नोट कर लो। वाराणसी को 2022-23 के लिए, 2022-23 के लिए सांस्कृतिक एवं पर्यटन, सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी, ठीक है, पर्यटन राजधानी घोषित किया गया था, ठीक है। ये बस समरकंद डिक्लेरेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात है कि ईरान को भी फुल मेंबरशिप देने के लिए भी इसमें बात की गई। आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, बट इसमें शामिल करने के लिए उसको मतलब जो है घोषणा हो गई है। तो ईरान अभी बना नहीं है, बट चांसेस हैं बहुत जल्दी बनने के। तो ये सदस्य देश हो गए, ये सारे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं विजन पे। एससीओ के विजन कौन कौन से हैं? ये नोट कर लिया। थोड़ा सा हम पहले ये भी देख लेते हैं, विजन से पहले हम ये देख लेते हैं इसके साथ साथ कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, संरचना। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लोगे तो ठीक ही रहेगा, थोड़ा सा दिमाग में रहेगा कि क्या है क्या नहीं है। मेनली ये 5 बॉडीज, मतलब 5 इसके जो है 5 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है हेड स्टेट ऑफ काउंसिल, हेड स्टेट ऑफ काउंसिल, ठीक है। ये हेड स्टेट ऑफ काउंसिल जो है, जो 8 देश हैं उनकी राष्ट्र अध्यक्षों का ये एक मंच है, जहाँ पे जो टॉप निर्णय यानी सर्वोच्च निर्णय यहीं पे लिए जाते हैं। जो सर्वोच्च निर्णय हैं वो यहीं पे लिए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं, पुतिन हैं, ठीक है, ये सब मिल करके लेते हैं। दूसरा है हेड ऑफ
हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल, ठीक है। इसमें क्या होता है, विचार विमर्श किया जाता है, जो हॉट मुद्दे चल रहे होते हैं, तो जैसे प्रतिनिधि होते हैं इन देशों के हैं, इसमें ही होते हैं, तो इसमें विचार विमर्श किया जाता है, जो मुद्दे चल रहे हैं फाइनली जो निकल कर आता है, तो इस पे मेनली ये विचार विमर्श की बॉडी है जो कंसर्न चल रहे होते हैं, ठीक है, विमर्श बॉडी। दूसरा, इसमें 2 अस्थायी निकाय हैं, अस्थायी निकाय सिर्फ 2 हैं, ठीक है, अस्थायी निकाय 2 हैं सिर्फ, अस्थायी निकाय इसके 2 हैं, एक है सचिवालय, एक है सचिवालय, ठीक है। ये क्या है, ये जो तकनीकी जो हेल्प होता है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, और जो भी मुद्दे होते हैं उन पे ये पूरा काम करता है। जैसे कोई भी सचिवालय होता है तो होलिस्टिक लेवल पे काम करता है, तो उसका ये काम करता है। दूसरा एक इसका निकाय है रैट्स, RATS, रैट्स। रैट्स को ध्यान से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पीटी में भी ये पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है रीजनल, इसका फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट, टेररिस्ट नीचे लिख दे रहे हैं, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर किस बॉडी से संबंधित है, EU से दे सकता है ये, या फिर G20 से दे सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि इसको आप ध्यान में रखिएगा कि ये किस बॉडी से है, तो याद SCO से संबंधित है ये, ठीक है। पीटी में हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। 2 अगला इसका एक 4th पे अगर हम जाते हैं तो SCO बिजनेस काउंसिल, SCO बिजनेस काउंसिल है। ये मोस्टली बिजनेस काउंसिल से आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा कि मोस्टली ये जो है वो व्यापारिक संबंधों से रिलेटेड जो होता है सदस्य देशों के बीच, SCO बिजनेस काउंसिल, सदस्य देशों के बीच जो व्यापारिक संबंध होते हैं, वार्ताएं होती हैं, वो इस लेवल पे होती हैं, ठीक है। 5वीं जो आपकी बॉडी है वो है SCO इंटरबैंक, SCO इंटरबैंक कंसोर्टियम, SCO इंटरबैंक कंसोर्टियम। ये स्पेशली आपके बैंकिंग और वित्तीय मामलों को देखती है, सदस्य देशों के मध्य जो भी होता है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आपका ये क्लियर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब हम आगे चलते हैं विजन पे, ठीक है। इसके क्या क्या विजन है, हम इसको पहले मिटा देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। स्ट्रक्चर का ध्यान रखेंगे, मान लो कि मेंस में भी अगर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि इसकी हो सकता है पूछ रहे कि SCO क्या है या SCO की कार्य संरचना बताइए, तो आपका ये यूज़ करने में अगर ऐसे खींच के बना देंगे छोटा छोटा, 1 मिनट लगेगा तो 1 नंबर तो पक्का बढ़ जाएगा। तो मेंस के लिए भी ये अच्छा रहेगा कि आप इसको याद कर लीजिएगा, छोटा ही तो है, बहुत बड़ा नहीं है। बाकी चैलेंजेस, चुनौतियाँ, ये सब लिखते हैं, अगर फैक्ट थोड़ा लिख दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है, स्कोरिंग अच्छा है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके विजन कौन कौन से हैं, SCO की विजन कौन कौन से हैं। SCO विजन, ठीक है, क्योंकि कोई भी बॉडी या संस्था किसी विजन पे ही काम करती है, तो इसका विजन क्या है हमने पहले ही देख लिया था कि क्या है, ये आर्थिक सामरिक एक ऐसा संगठन है। तो पहला अगर हम देखें सुरक्षा, सुरक्षा संबंधी सहयोग। सुरक्षा संबंधी सहयोग का मतलब है, अगर हम देखें अफगानिस्तान, क्योंकि हमारा बॉर्डर है, हमारा भी बॉर्डर है उधर से देश का, मध्य एशियाई देशों का,
तो अफगानिस्तान में तालिबान सक्रिय है, पाकिस्तान में भी आतंकवाद है जिसमें लश्कर ए तैयबा है। तो ऐसे जो देश, ऐसे जो संगठन हैं आतंकी, तो इनके लिए सुरक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस वजह से सुरक्षा, आपसी देशों के मध्य सुरक्षा संबंधी सहयोग बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा संबंधी कॉपरेशन या सहयोग, ठीक है, पहला। दूसरा संप्रभुता, अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा है कि रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, यानी कि हमें दूसरे देशों की जो संप्रभुता है उसका सम्मान करना चाहिए। दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में बिना मतलब हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हस्तक्षेप करेंगे तो इससे जो संबंध है, जो वैदेशिक संबंध है वो खराब होंगे और इंटरनेशनल जो पीस है वो भी इम्पैक्ट होगी। तो संप्रभुता का सम्मान, संप्रभुता का सम्मान। तीसरा है सीमा विवाद, ये इसलिए सीमा विवाद का एक टॉपिक रखा गया कि सीमा विवाद जो है आज एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। चाहे हम यूक्रेन और रूस की बात कर लें, चाइना और भारत के बीच हम बात करें कि अभी जो सीमा विवाद संबंधी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये रखा गया है कि विवाद और प्रॉब्लम्स आना एक स्वाभाविक है। विवाद या मतभेद होना स्वाभाविक है, बट इम्पॉर्टेंट है कि विवाद और मतभेद को आप कैसे सुलझाएं। तो एक विचार विमर्श, एक जो सकारात्मक विचार विमर्श है उसके थ्रू आप इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। उसके बाद अगर हम देखते हैं आतंकवाद, भारत का कंसर्न ये है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो एक बड़ी समस्या है, जो राज्य प्रायोजित आतंकवाद है वो एक बड़ी समस्या है, टेरर फंडिंग एक बड़ी समस्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आतंकवाद को अगर कंट्रोल करना है तो टेरर फंडिंग को पहले कंट्रोल कर दें। तो टेरर फंडिंग को रोकने के लिए अभी कुछ नवंबर के टाइम पे, नवंबर या दिसंबर के टाइम पे, नवंबर में दिल्ली घोषणा पत्र आया था, वो आतंकवाद से रिलेटेड था। मुंबई और दिल्ली में उसकी मीटिंग्स की गई थी। तो आतंकवाद भी एक बड़ा मुद्दा है, इस पे भी आपस में रैट्स हमने देखा ही था अभी थोड़ी देर पहले। तो वो आतंकवाद से निपटने के लिए एक सहयोग बनाना जरूरी है। अगर अगला हम देखें कि नोट कर लीजिए आप लोग इसका विजन क्या क्या है। फिर हम देखते हैं कि कुछ खुफिया जानकारी साझा करना। खुफिया जानकारी साझा करना। खुफिया जानकारी साझा करना जैसे कि डेटा संरक्षण से संबंधित है, साइबर क्राइम से संबंधित है, एआई एल्गोरिदम पे है, कोई भी ऐसी जानकारी जो सदस्य देश आपस में साझा करें और जो आने वाली चुनौतियां हैं उनका डटकर सामना किया जा सके। तो इस संबंध में जो है ये जानकारी आपस में साझा करने की बात की गई है। ठीक है, एक और है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, आगे नोट करते हैं। सैन्य सहयोग बहुत ज़रूरी है कि सैन्य सहयोग, ठीक है, सैन्य सहयोग भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सैन्य जो एक्सरसाइज है, युद्धाभ्यास है, सैन्य सहयोग किसे, युद्धाभ्यास एक्सरसाइज जो होती है, युद्धाभ्यास के माध्यम से। दूसरा प्रशिक्षण, देखा होगा न्यूज़ में आता रहता है कि जो है वहाँ के सैनिक आए, आपस में एक्सरसाइज की गए, एक दूसरे से जो है कोऑपरेशन स्थापित किया, ये प्रशिक्षण आपस में जो है एक दूसरे को प्रशिक्षित करें जिससे जो सैन्य क्षमता है वो मजबूत हो। तो ये मोस्टली जो है वो एससीओ के विजन्स हैं। ठीक है, ये विजन्स आप लोग नोट कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू, टेलीग्राम पे आप जाएंगे तो। और अभी आप इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा क्लैरिटी ऑफ माइंड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लिखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो गई तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अंडरस्टैंडिंग ये पूरी बन जाएगी, फिर पीडीएफ मिल जाएगी, उससे आप लोग तैयार कर लीजिएगा, तो एसटीओ में प्रॉब्लम नहीं होगी, इतने अच्छे से इसको डिटेल में करा दिया गया है। अगला हम देखते हैं क्या है, भारत की प्रासंगिकता।
भारत के लिए इसकी प्रासंगिकता क्या हो सकती है? भारत के लिए एससीओ की प्रासंगिकता क्या हो सकती है? सोचो, इतने सारे जो कॉन्सेप्ट बताए हैं इसमें उसी के थ्रू निकलेगा। भारत के लिए प्रासंगिकता अगर हम भारत के लिए एससीओ की प्रासंगिकता, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या प्रासंगिकता हो सकती है। पहली बात, क्रॉस बॉर्डर सुरक्षा सुनिश्चित होगी। कैसे? सीमा पारीय सुरक्षा। कैसे? जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उस पर कॉपरेशन मिलेगा, अवैध व्यापार है, ड्रग तस्करी है, तो उसके थ्रू क्या मिलेगा? अगर सदस्य देशों के बीच एक कॉपरेशन बनेगा तो इसमें क्या होगा? ये सुरक्षा सुनिश्चित होगी। दूसरा, सीमा पार कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। सीमा पार कनेक्टिविटी को बढ़ावा। कैसे? चाबहार पोर्ट, ठीक है, चाबहार पोर्ट हो गया, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा हो गया। इसके माध्यम से क्या होगा कि मध्य एशिया तक पहुंच कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी भारत की, और उसके माध्यम से वो यूरेशिया तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। तो एक कनेक्टिविटी बनेगी जिससे भारत का ट्रेड बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, और भारत के लोगों को भी इसका काफ़ी फायदा होगा। तो आर्थिक समृद्धि भी आएगी। तो एक चाहें तो सीमा पार कनेक्टिविटी को बढ़ावा। तीसरा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। कैसे? भारत जो है वो मोस्टली, अगर हम देखें, भारत मोस्टली अनाज में अपना आत्मनिर्भर है। उसके साथ भारत जो है 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर मना रहा है। तो इसी संबंध में एससीओ मिलेट फूड फेस्टिवल भी मनाया गया है, ताकि जो है जो मिलेट है उसको प्रमोट किया जा सके, उसके निर्यात को बढ़ावा जा सके। और क्योंकि वो मिनरल्स होता है, रिच प्रोटीन होता है, तो खाद्य सुरक्षा को भी उससे क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा, और निर्यात, भारत की इकोनॉमी को भी उसका फ़ायदा होगा, भारत के किसानों को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद अगर हम देखें क्या हो सकता है इसमें, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती, द्विपक्षीय संबंधों के बीच एक मजबूती, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती, ठीक है। क्योंकि देखिए एससीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत, पाकिस्तान, चाइना तीनों सदस्य हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये लोग जल्दी आपस में, अगर भारत और पाकिस्तान की मीटिंग की बात करें तो मोस्टली क्योंकि संबंध इतने अच्छे नहीं हैं कि मीटिंग की जा सके, मिल सकें, तो इस वजह से एक ऐसा मंच है जिसपे तीनों देश मिल सकते हैं। तो जो इनके विवाद हैं आपस के, चाहे सीमा विवाद हो या फिर चाहे आंतरिक सुरक्षा को लेकर के विवाद हो, तो इन पे बैठ करके विचार विमर्श किया जा सकता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो इसके माध्यम से जो आपसी संबंध होंगे वो क्या होंगे? मजबूत होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम देखें मध्य एशियाई देशों की बात करें या पूरे एससीओ संगठन जो भी है उसके सदस्य देश हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उसका 20% ऑयल रिजर्वायर एससीओ देशों के पास है, 44% गैस रिजर्वायर जो है वो ये एससीओ सदस्य देशों के पास है। तो इससे क्या होगा कि भारत को ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता है,
तो इससे भी क्या होगा, भारत के क्या होंगे, द्विपक्षीय संबंध मध्य एशियाई देशों के साथ भी मजबूत होंगे। ठीक है, तो ये मेनली जो है भारत की प्रासंगिकता इस संबंध में जो है वो एससीओ के संबंध में, एससीओ के भारत एससीओ के कैमरा अभी रह गई, थोड़ी सी रह गई है, लाइट चली गई। और क्या हो सकता है, एक अगर अलग टॉपिक बना दीजिए कि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ठीक है, इसका एक अलग टॉपिक बना लीजिए यहाँ पे, भारत की ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा सुरक्षा क्या होगी, सुनिश्चित होगी, क्योंकि हमने बताया 20% गैस रिजर्वायर और 44% नेचुरल गैस के रिजर्वायर जो है वो एससीओ सदस्य देशों के पास में है। ठीक है, एससीओ सदस्य देशों के पास में है, तो इसलिए ऊर्जा सुरक्षा भी भारत की सुनिश्चित होगी। तो भारत के लिए एससीओ की प्रासंगिकता, ये पॉइंट काफ़ी है इतने, क्योंकि 250 अधिकतम वर्ड और 150 वर्ड्स में आपको मेंस का आंसर लिखना होगा, तो वैसे भी काफ़ी कुछ हो जाएगा। तो ये है कि इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अभी चैलेंजेस क्या क्या हैं इनके। अब हम देखते हैं कि एससीओ की चुनौतियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, चुनौतियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आप नोट करिए, चुनौतियों में नोट करिए, पहली चुनौती है सदस्य देशों की मध्य विविधता। सदस्य देशों के मध्य क्या हो गया है, विविधता है बहुत ज़्यादा। कौन कौन सी, वो अभी हम समझा रहे हैं। सदस्य देशों के मध्य विविधता, क्योंकि किसी भी देश का इतिहास, उसकी भाषा, उसका कल्चर, उसकी मान्यताएं वो काफ़ी डिफरेंट होती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो विविधता है इतनी, वो निर्णय लेने, यानी एससीओ सदस्य देशों के बीच निर्णय इनको प्रभावित कर सकती है, यानी स्पष्ट निर्णय लेने में या रियल टाइम निर्णय लेने के लिए एक बाधा है। दूसरी, चीन की मजबूत स्थिति। दूसरा चैलेंजेस है चीन की मजबूत स्थिति। चीन की मजबूत स्थिति। अगर हम देखते हैं कि जो चाइना की स्थिति है, वो आर्थिक रूप से चाइना काफ़ी समृद्ध है। ठीक है, जो चीन है वो आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध है। तो अपने संसाधनों का यूज़ करते हुए जो मध्य एशियाई देश हैं या जो भी एससीओ कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पे जो है अपने संसाधनों को खपा रहा है। उदाहरण के रूप में अगर हम लें, जैसे BRI है, बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव, तो जो BRI है उस भारत को छोड़कर सभी एससीओ कंट्रीज़ ने समर्थन दिया है। तो हम देखें अगर कि हमने देख लिया कि चीन की मजबूत स्थिति, कि किस तरह से चाइना जो है अपने संसाधनों का इन्वेस्टमेंट करके BRI उसकी जो पहल है उसके थ्रू अपनी जो है अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। तीसरा, आतंकवाद पर हम देखें तो साझा और एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव है।
जो एससीओ सदस्य हैं उनका ये मानना है कि जो आतंकवाद है वो शासन की स्थिरता और आर्थिक समृद्धि के लिए एक बाधा है। लेकिन भारत का ये मानना है कि ये तो है ही, लेकिन इसके साथ जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो राज्य प्रायोजित आतंकवाद है, एक बिग समस्या है। टेरर फंडिंग एक बिग समस्या है। तो इसका समाधान करने के लिए जो है वो एक दोनों के बीच जो सदस्य देश हैं सभी का एक प्लेटफॉर्म पे एक दृष्टिकोण जो देखें अगर हम एकीकृत दृष्टिकोण उसका अभाव है। दूसरी बात अगर हम देखें कि कुछ जो कुछ देश हैं वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को आतंकवाद को एक फॉरेन एजेंडा या विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी का अपना एजेंडा मान रहे हैं। हम पड़ोसी देशों की बात करें कि कुछ लोग उसे संरक्षण दे रहे हैं, तो कुछ देश उस पर जो है वीटो पावर लगा दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी का दर्जा नहीं देने दे रहे हैं। तो इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं, अभी पूर्व राजनयिक हैं दीपक करके उनका नाम है, देखिएगा उस पर BBC पे उनका पढ़ा है, उन्होंने कहा कि आतंकवाद जो है वो एक ग्लोबल चुनौती है और फॉरेन पॉलिसी का एक एजेंडा है जो नहीं होना चाहिए। और बातें तो सब करते हैं, सब अपनी लेक्चर देते हैं, भाषण दे के चले जाते हैं, उस रात को विस्की और स्कॉच लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का मतलब उनका ये कहने का मतलब था कि इस तरह का जो रवैया है ये देशों के मध्य ये ठीक नहीं है, क्योंकि आतंकवाद एक चुनौती है और ये सब जानते हैं। तो इस पर गंभीर रूप से एक साथ आकर के एक मंच पे बैठ के विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद अगर हम देखें और क्या इसमें प्रॉब्लम्स है, तो आपसी समन्वय की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। आपसी समन्वय की कमी, आपसी समन्वय की कमी। यूक्रेन वार के बाद जो रसिया और पश्चिमी देशों के संबंध लगातार खराब हो रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, जो रूस है वो चाइना के करीब आ रहा है। तो रसिया और चाइना के संबंध जब मजबूत हो रहे हैं तो भारत के लिए भी एक चुनौती है। और रसिया की जो चाइना की पॉलिसीज़ हैं इसे पूरा वर्ल्ड वाकिफ है कि किस टाइप की हैं, तो इनके बीच भी एक सहयोग बन रहा है। भारत के जो है सीमा विवाद चीन के साथ चल रहे हैं। तो इस तरह की आपसी समन्वय की भी एक कमी है जो एक इसके लिए चैलेंजेस हैं। अगर हम दिल्ली डिक्लेरेशन की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस किया गया है, अगर मेनली बात करें, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी पॉलिसी ये है हमारे देश का कि फॉरेन पॉलिसी की कि सॉफ्ट पावर हमारा बहुत मजबूत है। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो कोशिश की है कि पहली बात कि जो बौद्ध विरासत है, साझी बौद्ध विरासत, उसको प्रमोट करना है। दूसरा क्या करना है, चलो हम नोट कर देते हैं। भारत के प्रयास क्या है कि इस एससीओ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपसी मूल्य और साझा संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता को स्थापित किया जा सके, ठीक है। तो उसके लिए भारत ने जो अपने स्तर पर प्रयास किए हैं, पहला कि साझी बौद्ध विरासत को बढ़ावा, भारत के प्रयास ठीक है, साझी बौद्ध विरासत को बढ़ावा, साझी बौद्ध विरासत को बढ़ावा। दूसरा स्टार्टअप एंड इनोवेशन फोरम को प्रोत्साहन, ठीक, स्टार्टअप एंड इनोवेशन फोरम को प्रोत्साहन। तीसरा, जो मध्य एशियाई देशों के मध्य और इवन एससीओ सदस्य देशों की जो एक बिग चैलेंजेस है वो है आतंकवाद, जैसे अगर हम देखें तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मजबूत करना। कैसे? वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मजबूत करना। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मजबूत करना। एससीओ सदस्य देशों की जो एक बिग समस्या है आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद,
चरमपंथवाद। इससे क्या हो रहा है कि जो यूथ प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है, तो उन यूथ को उस विचारधारा से प्रभावित ना होने के लिए भारत अपने प्रयास कर रहा है ताकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मजबूत किया जा सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और स्थिरता और प्रेम उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को वो मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, नोट करिए आप लोग। भारत का यही प्रयास है कि शांति और स्थिरता है वो कायम की जा सके, और ये मंच जो है SCO इसको एज एक इतना इम्पॉर्टेंट मंच के रूप में उपयोग किया जाए कि इस देशों के मध्य जो सीमा विवाद हैं या जो चरमपंथवाद जैसी समस्याएं हैं इनको जो है कम से कम किया जा सके। ठीक है, दूसरी बात ये है कि भारत का अगर देखें अपनी सामरिक स्वायत्तता को भी बनाए रखे हुए है कि भारत SCO का तो सदस्य है ही है, उसके साथ में I2E2 और क्वाड का भी है। तो अगर हम देखें तो भारत अपनी सामरिक स्वायत्तता को भी मजबूत कर रहा है, उसके साथ साथ कि जो है एक पे निर्भर ना रहा जाए, बाकी I2E2 हो गया, आपका क्वाड हो गया, तो इन सब चीज़ों को भी, इन सारे संगठनों में भारत ने अपनी सदस्यता ली है ताकि जो है बाकी जो मुद्दे हैं जो जहाँ पे इनका नहीं सामंजस्य बैठ रहा है वहाँ पे उस मंच पे भी उसका विचार विमर्श से समाधान निकाला जा सके। ठीक है, मोस्टली यही है, इनको नोट कर लीजिए। एक और इसमें हम कर सकते हैं कि बहुपक्षीय सहयोग। ठीक है, इसमें एक और नोट कर लीजिए, बहुपक्षीय सहयोग। भारत का प्रयास ये है, बहुपक्षीय सहयोग में अगर हम देखें तो ठीक है, बहुपक्षीय सहयोग, बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना कि आतंकवाद के मुद्दे पे जैसे FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसकी मदद ली जा सके, टेरर फंडिंग को कंट्रोल किया जा सके, जिससे आतंकवाद पे नियंत्रण पाया जा सके। तो ये मेन है भारत के प्रयास है। और भी भारत काम कर रहा है कि भारत ने बाली डिक्लेरेशन में भी जो है भारत की तटस्थता की नीति भी रही है। अगर हम यूक्रेन वार में देखें और भारत ने वहाँ G20 में बाली डिक्लेरेशन में ये घोषणा की कि जो ये युग है वो वार का नहीं, ये शांति का युग है। तो भारत यही SCO के मेंबर्स में भी चाहता है कि सभी के बीच एक जो है शांति बनी रहे और आपस में हम एक कोऑर्डिनेशन बनाएं, जिससे आर्थिक समृद्धि के साथ साथ हमारे बीच शांति और एक अच्छा जो पर्यटन है, अच्छा व्यापार है, सांस्कृतिक आदान प्रदान है, वो बेहतर हो सके। तो मोस्टली यही है। कुछ और इसकी चीज़ें अगर हम फैक्ट में देखें कि क्या है, तो एक चीज़ थोड़ा नोट कर लीजिएगा कि 41% जो SCO है सदस्य देश, SCO के सदस्य देश 41% विश्व जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 41% विश्व जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, 1/3 GDP का, वर्ल्ड GDP का 1/3 वर्ल्ड GDP का प्रतिनिधित्व करता है। और बाकी हमने गैस और हमने नेचुरल गैस के बारे में बता दिया कि नेचुरल गैस 44% रिजर्वायर है और 20% अराउंड 20% ये ट्रेड करते हैं, ये व्यापार। 20% ये आपस में कुल जो ग्लोबल ट्रेड का है वो 20% ये SCO मेंबर्स के बीच होता है। ये फैक्ट्स हैं मेनली। ठीक है, और पूरा कवर करने की मैंने कोशिश की है संघाई सहयोग संगठन को कि इसके क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, वो पूरा कोशिश किया है। फिर भी अगर कहीं आप लोगों को लगता है कि कुछ ज़रूरत है ऐड ऑन करने की, तो आप लोगों की राय का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। और बस यहीं पे मैं अपनी इस टॉपिक को ख़त्म करती हूँ। कहीं लगता है कि आप लोगों को कुछ राय देने की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।